Welcome to the class, dear students. Let's begin with today's lecture. In last lecture, we had gone through the topic on International Monetary Fund. उस टॉपिक में हम लोगों ने कुछ IMF के बारे ओरिजिन के बारे में समझा था, उसके थोड़े हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखे थे। IMF का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके पीछे क्या बेसिक रीज़न था, वो किस वजह से एग्जिस्टेंस में आया, उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा था। IMF के जो बेसिक फंक्शंस थे उसको हमने थोड़ा एलेबरेट किया था और हम लोगों ने ये भी समझा था कि IMF एक सिस्टम लेके आया था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि गोल्ड बैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। वो किस वजह से जो है अबैंडन कर दिया गया। यूएस ने उसको 1972 में अबैंडन किया उस सिस्टम को, और फ्लोटिंग रेट और फ्री फ्लोटिंग रेट सिस्टम की तरफ, एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ वो बढ़ गया। और इंडिया ने फ्लोटिंग रेट या फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम को 1992 में अडॉप्ट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि IMF के जो बेसिक फंक्शंस थे उसमें फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम का जो एस्पेक्ट था वो किस तरीके से IMF ने स्टार्टिंग में शुरू किया और फिर लेटर ऑन उसको अबैंडन कर दिया गया। अब हम लोग आज थोड़े और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग IMF के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे IMF ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। IMF की अपनी करेंसी होती है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उसके बारे में समझेंगे। और IMF कोटा क्या चीज़ होती है उसको समझेंगे। ये तीन बहुत मेजर एस्पेक्ट्स थे कि IMF का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, परमानेंट कौन रहेगा, नॉन परमानेंट कौन रहेगा, रोटेशन बेसिस पे कौन रहेगा, IMF में SDR की क्या वैल्यू रहेगी, और IMF में कोटा मीन्स कि जो कंट्रीब्यूशन करने वाले कंट्रीज होंगे वो कंट्रीब्यूशन करने वाले कंट्रीज किस रेशियो में जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे। एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब 1945 में IMF को कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो उस समय जो एलाइड पावर्स थी और पावरफुल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड थी, ग्लोबली जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थी, लाइक USA एंड USSR, चाइना का उतना रोल नहीं था, मगर USA, UK और जो मेजर इकोनॉमिक पावर हाउसेस थी उन्होंने अपना काफ़ी वेट जो है इन IMF में रखा था और अपने हिसाब से काफ़ी पॉलिसीज डिज़ाइन की थी, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया था। सिमिलरली जिस कंट्री का जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा IMF में, वो कंट्री का वोटिंग राइट भी उतना ज़्यादा होता था। किस कंट्री को लोन मिलेगा, कब तक मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है, जिस कंट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता था, उसका कोटा ज़्यादा होता था, उसका जो है वोटिंग पावर या वोटिंग शेयर, उसके डिसीजन मेकिंग में भी ज़्यादा होता था। फिर लेटर ऑन इन तीनों एस्पेक्ट्स में कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए। क्योंकि जो है ये सारे ही तीन जो मेजर पॉइंट्स थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, SDR और कोटा, ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील भी इकोनॉमिक पावर हाउस बनते हैं और वो अपना शेयर जो है IMF में डिमांड करते हैं, अपनी वॉइस वहाँ पे जो है उसका वेट हो उसको डिमांड करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो IMF स्ट्रक्चर में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी नेशंस, पार्टिसिपेटिंग नेशंस होते हैं वो सारे होते हैं। उनके फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर्स, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, वो उनकी मीटिंग्स
अटेंड करते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, और इनकी मीटिंग एनुअली होती है। ये एनुअल मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स रोज तो आ नहीं सकते हैं, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इसमें और सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड डेली वर्क के लिए और डेली फायर फाइटिंग के लिए होता है। उसमें 24 मेंबर्स होते हैं और 5 मेंबर्स रिजर्व्ड होते हैं। देखिए ये पुराना स्ट्रक्चर है, आज की डेट में ये स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर रिफॉर्म्स के बाद जो है कैसे जो है चेंजेस आए और क्यों चेंजेस जरूरत थे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो 5 रिजर्व सीट्स थी उसमें से यूएस, यूके, जापान, जर्मनी और फ्रांस, ये जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, इकोनॉमिक पावर हाउस कंट्रीज थी, उनका जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और इनकी सीट हमेशा रिजर्व रहती थी। इसके अलावा जो है जो बाकी कंट्रीज थे वो टाइम टू टाइम जो है इलेक्ट होते रहते थे। उसके बाद आईएमएफ को गवर्न और चलाने के लिए, इसकी फंक्शन को चलाने के लिए एक एमडी अपॉइंट होते थे और एमडी का टेन्योर 5 इयर्स का होता था, उनका रिअपॉइंटमेंट हो सकता था, उनका ऑफिस वॉशिंगटन में होता था और साथ में इनका एक बहुत बड़ा स्टाफ भी होता था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो गई, जहां पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की थी। उसके बाद एसडीआर क्या होता है, उसके बाद कोटा क्या होता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बार हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स और एसडीआर आर artificial currency instrument created by the IMF which uses them for internal accounting purpose. The value of SDR is calculated from weighted basket of major currencies including US dollar, euro, Japan, yen, Chinese yuan and British pound. Chinese yuan latest edition है after reforms, पहले सिर्फ US डॉलर, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड हुआ करता था। SDR interest rate provides the basis for calculating the interest rate charged to member countries when they borrow from IMF and paid to the members for their remunerated creditor positions in the IMF. तो IMF ने क्या किया था, अपनी एक आर्टिफिशियल करेंसी क्रिएट की थी, SDR उसको बुलाया था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। पहले जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था तो $1 was equal to 1 SDR, $1 was equal to 1 SDR। लेकिन लेटर ऑन जब फ्लोटिंग रेट की तरफ बढ़ गए तो उसके बाद जो है एसडीआर की वैल्यू जो है वो भी चेंज कर दी गई और वो मेजर जो करेंसीज थी यूएस डॉलर, यूरो, जापान और ब्रिटिश पाउंड, उसके हिसाब से जो है वो उनके वेट के हिसाब से डिसाइड होने लग गया। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि एसडीआर जो था उसके हिसाब से जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस होते थे वो अपनी अपनी करेंसीज में जो है वहाँ पे आईएमएफ में अपना डिपॉजिट करते थे, अपना शेयर डिपॉजिट करते थे। और अगर जो है किसी भी पार्टिसिपेटिंग नेशन को अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए और अदर इश्यूज के लिए बहुत लोन लेना होता था तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एसडीआर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से उनको जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाता था। तो एसडीआर एक बेसिस था जिससे कि वो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका था और एक्सचेंज रेट ताकि करेक्टली डिफाइन हो जाए उस हिसाब से जो है वो डिफाइन करने का तरीका था। तो एसडीआर कैसे जो है डिफाइन किया जाता था, सबसे पहले क्या करते थे कि जो भी हमारी मेजर करेंसीज थी, जैसे मैंने आपको बताया पहले डॉलर था, यूरो था, पाउंड था और येन था, ये 4 करेंसीज थी जिनके हिसाब से जो है एसडीआर का कैलकुलेशन होता था। इन सारी करेंसीज को वेट्स असाइन कर दिया जाता था। वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो सबसे ज्यादा वेट होता था डॉलर का 41.9, फिर यूरो का, फिर पाउंड का और फिर येन का। उसके बाद क्या करते थे कि रेट डिसाइड होता था कि एक डॉलर, तो ऑब्वियस सी बात है $1 इज इक्वल टू $1। सिमिलरली यूरो का $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी यूरो डॉलर्स। पाउंड का इसी तरह से कैलकुलेशन होता था एक्सचेंज रेट के हिसाब से, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड। और येन का होता था कि 1 येन इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स। फिर इस वेट को इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे और फाइनली जो है हमारा इन सारे वेट इनटू रेट को ऐड कर दिया जाता था और जो है उसी हिसाब से 1 SDR इज इक्वल टू 1.4 US डॉलर्स के टर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता था। तो पहले तो 1 SDR इज इक्वल टू $1 हुआ करता था बिफोर फिक्स एक्सचेंज रेट, और जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया था, जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने लग गए थे, तो फिर उसके बाद 1 SDR इज इक्वल टू 1.4 US डॉलर्स
कैलकुलेशन इस तरीके से दिखाया जाता था। तो एसडीआर जो होता था वो आईएमएफ में जितना भी जो है पार्टिसिपेटिंग नेशंस पैसा जमा करते थे, जितना कुछ भी उसके पास रिजर्व होता था, वो सब का सब एसडीआर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। कैसे कन्वर्ट किया जाता था? इस तरीके से कि अगर 1.4 यूएस डॉलर्स यूएस वहां पे डिपॉजिट करता था तो वो 1 एसडीआर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ठीक है। सिमिलरली अगर येन कंट्रीब्यूट किया जा रहा है तो येन को डॉलर्स में कर दिया जाता था, और डॉलर्स को फिर फाइनली जो है एसडीआर पे हमको पता है कि 1.4 यूएस डॉलर इक्वल टू 1 एसडीआर, और हिसाब से कैलकुलेट हो जाता था। तो आईएमएफ में जितना भी रिजर्व जमा होता था वो एसडीआर के टर्म्स में होता था। तो एसडीआर कौन कितना देगा वो डिपेंड करता था कंट्री के कि किस कंट्री का कितना कोटा है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा ज्यादा कोटा जो है वेट और कोटा जो है हमारा डॉलर्स को दिया गया है। ठीक है। तो डॉलर्स का जो है कोटा उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता था, और कोटा डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका होता था कि जिस कंट्री की इकोनॉमी का साइज जैसा होता था उस हिसाब से उसका कोटा डिसाइड हो जाता था। फिर कोटा जिसका जितना ज्यादा उस हिसाब से उसका एसडीआर कंट्रीब्यूशन जिसका सबसे ज्यादा उसका वोटिंग पावर दिया जाता था सबसे ज्यादा। और एसडीआर डिपॉजिट अगर होता था तो कोई भी, अगर आप जैसे इंडिया अगर डिपॉजिट कर रही है तो 0.05% इंटरेस्ट रेट जो आईएमएफ उसको पे करेगा, और अगर वहां से लोन लिया जा रहा है तो 1.05% रेट पे जो है उसको रिपेमेंट करना होता था। और इस तरीके से जो डिफरेंस होता था 1.05 का और 0.05% का, उसका डिफरेंस जो है आईएमएफ अपनी कमाई करता था। और फाइनली ऑब्वियसली एसडीआर क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल करेंसी थी जो आईएमएफ के अपने जो है रिकॉर्ड्स के लिए बनती थी, तो एसडीआर कैन बी कन्वर्टेड टू मेंबर करेंसी आल्सो। तो एसडीआर की बात हम समझ गए, और एसडीआर में समझने वाली बात ये थी कि जिस कंट्री का जितना ज्यादा कोटा होता था उसका इतना ज्यादा एसडीआर का कंट्रीब्यूशन होता था, जिस एसडीआर का जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा वोटिंग पावर, और सिमिलरली डिपॉजिट लोन कितना इंटरेस्ट मिलता था डिपॉजिट करने पे, और लोन लेने पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता था, ये सारी सब कुछ एसडीआर के टर्म्स में होता था। अब नेक्स्ट चीज है हमारी आईएमएफ कोटा। तो आईएमएफ में जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस होते थे वो सारे के सारे जो है आईएमएफ की ट्रेजरी में कंट्रीब्यूशन करते थे, और कुछ ना कुछ जो है पैसे वहां जमा होते थे, और वो कोटा डिसाइड होता था कंट्री की इकोनॉमी की साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कोटा ऑब्वियसली जो है यूएसए का है 17.17। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं आपको कि पुराना डेटा है, रिफॉर्म्स के पहले का डेटा है, और जब रिफॉर्म हो जाएगा उसके बाद इन कोटा में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है यूएसए का था 17.17% था। फिर उसके बाद हम लोग को जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जापान का देखने के लिए मिलता है 6.5 था, फिर जर्मनी का था, फिर यूके का था, और सिमिलरली फ्रांस का था 4.5%। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है 2.4%। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये चीज काफी समय तक चलती रही, और आपको पता है कि जिसका जितना ज्यादा कोटा होता है कंट्रीब्यूशन करने का उतना एसडीआर, देखिए लास्ट फिगर जो है मैंने आपको दिखाई थी कि जितना जिसका ज्यादा कोटा होता है उसका उतना ज्यादा एसडीआर कंट्रीब्यूशन होता है, उसका उतना ज्यादा वोटिंग राइट होता है। यानी कि जो है पॉलिसी मेकिंग में, आईएमएफ की पॉलिसी मेकिंग में उतना उसका ज्यादा सही होता है। अगर उसका वोटिंग पावर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी बात को वेटेज ज्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए का जो है आईएमएफ पे बहुत अच्छा कंट्रोल था, उसकी सारी पॉलिसी पे बहुत कंट्रोल था। स्टार्टिंग में तो ये सारी चीजें जो है बहुत इजीली सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे 90s तक आते आते ब्रिक्स कंट्रीज का कॉन्सेप्ट सामने आया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले से ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स हुआ। ये ब्रिक्स कंट्रीज बहुत तेजी से इकोनॉमिकली डेवलप कर रही थी। 1/5 ऑफ द टोटल जीडीपी जो है इन्हीं कंट्रीज से आता था, और 2/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया की इन कंट्रीज में बसती थी।
और इन कंट्रीज की साइज ऑफ इकोनॉमी ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी या 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इन जो वर्ल्ड की जो है ये 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि 20 से 25% वर्ल्ड के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, मगर इनका जो है आईएमएफ में बिल्कुल भी कोई से नहीं है या बहुत ही नेग्लिजिबल से होता था। तो ये कंट्रीज धीरे धीरे जो है असर्ट करने लग गई कि आईएमएफ की पॉलिसी मेकिंग में हमारा भी योगदान होना चाहिए, हमारा भी से होना चाहिए। तो ये लोग धीरे धीरे लॉबिंग करके आईएमएफ में अपने कोटे को बढ़ाने के लिए और रिफॉर्म करने के लिए बात अपनी करने लग गए। और ये सारा वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्रिक्स कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना, ये सारा का सारा जो है लिबरलाइजेशन एरा के बाद देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये ब्रिक्स कंट्रीज बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल हो रही थी और डेवलप्ड कंट्रीज जो थी स्पेशली यूएसए, यूके, ये लोग जो है इनकी बातों को बहुत ज़्यादा डिनाई नहीं कर पा रहे थे, डिले कर रहे थे मगर डिनाई नहीं कर पा रहे थे ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये सारी बातें जो है डिले करने का प्रोविजन होने लग गया। फिर 2010 में रिफॉर्म्स की बातें बहुत तेजी से बढ़ने लग गई और रिफॉर्म सपोज होने लग गया। मगर प्रपोजल में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि 70% ऑफ द वोट जो है जरूरी होता था। 70% ऑफ द वोट मतलब जैसे यहाँ पे आप समझिए, जैसे हाँ, जैसे यूएसए का 17.7% जो है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका वेट है। तो इसी तरीके से जो है 17.7 प्लस 6.5, इसी तरीके से जितनी कंट्रीज सबका ऐड करके हम लोग को 70% ऑफ द वोट चाहिए था। तो ये 70% ऑफ द वोट जब सारी कंट्रीज का ऐड हो जाता है उसके बाद ही ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो सकते थे। तो कोटा इंक्रीज करने की बात होने लगी। इंडिया का जहां 2.4% कंट्रीब्यूशन था वहीं बात होने लगी कि 2.7% कर दिया जाए, और चाइना का जहां कंट्रीब्यूशन 4% का था वहां रिफॉर्म की बात होने लग गई कि इसका कंट्रीब्यूशन 6.4% का होना चाहिए। तो ये सब बात भी होने लग गई और ये भी सुनने में आने लगा कि इंडिया और चाइना का कोटा तो इंक्रीज किया जाएगा मगर वो यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इनका कोटा डिक्रीज करके नहीं किया जाएगा, बल्कि और जो पुअर कंट्रीज हैं उनका कोटा फर्दर रिड्यूस करके इंडिया और चाइना को इंक्रीज करके दे दिया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आ रही थी, इसका भी रेजिस्टेंस काफी हुआ। तो देखिए, बिफोर 2010 जब रिफॉर्म जो है प्रपोज हुआ तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 24 होते थे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, और 5 मेंबर्स ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जो हमेशा परमानेंट बॉडी होती थी। तो इसमें जो है रिफॉर्म्स की बात होने लग गई और कहा कि सारे मेंबर्स जो होंगे, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स जो होंगे 24, वो सब के सब इलेक्ट होंगे, उसमें से कोई भी 5 परमानेंट सीट्स नहीं होंगी। जो 5 परमानेंट सीट्स मैंने आपको दिखाया था वो आपको मैं दिखाया था कि 5 परमानेंट सीट जो हमारी थी वो यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी और फ्रांस की थी। तो इसमें भी रिफॉर्म्स की बात होने लग गई और ये बोला जाने लगा कि इसमें से कोई परमानेंट सीट नहीं होगी और सारी की सारी जो है इलेक्ट होंगी, और हर 8 ईयर्स पे इसके कॉम्पोजिशन को रिव्यू किया जाएगा। जहां कोटा में रिफॉर्म्स के लिए 70% वोट्स की जरूरत थी, वहीं पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए 85% वोट्स की जरूरत थी। तो 2010 में ये सारा रिफॉर्म्स पेंडिंग हो गया क्योंकि वोटिंग्स नहीं पॉसिबल हो पाई थी। वोटिंग हुई थी मगर कम हुई थी। ओवर द पीरियड आईएमएफ का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि 2008 में इकोनॉमिक सब प्राइम क्राइसिस आया। तो ऑब्वियस सी बात है आईएमएफ का जो सर्वेलांस का रोल था वो जो है फेल हो गया और आईएमएफ टाइमली जो है इस चीज़ को न डिटेक्ट कर पाया न
बता पाया कंट्रीज को कि इस तरह की क्राइसिस होने वाली है और इससे डील करना है। मैक्सिको में 1995 में क्राइसिस आया, ईस्ट एशियन क्राइसिस 1927 में आया, सब प्राइम क्राइसिस जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पिक्स कंट्रीज पोर्चुगल, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन में क्राइसिस आया। यूरोपियन सॉवरेन डेट क्राइसिस जो कि सब प्राइम क्राइसिस का ही पार्ट था। फिर एसडीआर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो गए, और रिफॉर्म्स जो कि जो अभी मैंने आपको 3 रिफॉर्म्स बताए, चाहे वो एसडीआर में हो, चाहे कोटा में हो, और चाहे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हो, ये 3 रिफॉर्म्स भी जो है आईएमएफ नहीं इंप्लीमेंट कर पाया। तो ये जो सारी चीजें थी, इनके फेल होने की वजह से आईएमएफ का काफी क्रिटिसिज्म होने लग गया। फिर आईएमएफ के रिफॉर्म्स फर्दर 2015-16 में जो है प्रपोज हुए और फाइनली जो है कुछ इंप्लीमेंट भी हुए। तो एसडीआर में जो है सबसे पहला चाइना अपना बहुत असर्टिवली जो है प्रपोज कर रहा था कि एसडीआर में उसकी करेंसी को इंक्लूड किया जाए। उसकी बहुत इकोनॉमी पावरफुल हो चुकी थी 2015 तक, और चाइना के बहुत असर्ट करने के बाद आईएमएफ ने जो है एसडीआर कंट्रीब्यूशन में रिफॉर्म्स किए, और फाइनली युआन एज अ 5th करेंसी जो है एसडीआर के कैलकुलेशन में, जो बास्केट जो होता है जिसमें पहले येन, पाउंड, यूरो और डॉलर्स ही था, उसमें युआन को भी इंक्लूड किया गया। पहले जो है जो वेट्स असाइन थे वो 9.4 येन का था, पाउंड का 11.3 था, यूरो का 37.4 था, डॉलर का 41.9 था, और युआन तो था ही नहीं, और ये टोटल ऐड होकर 100% होता था। अब न्यू वेट्स 2016 से इंप्लीमेंट हुए, जिसमें जो है येन का थोड़ा रिड्यूस किया गया, पाउंड को थोड़ा रिड्यूस किया गया, यूरो को रिड्यूस किया गया, देखिए 7 पॉइंट से। डॉलर्स का कंपैरेटिवली बहुत कम रिडक्शन था, और युआन को 10.92 दिया गया। तो इस हिसाब से जो है फाइनली आईएमएफ एग्रीड, जो पहला रिफॉर्म था कि एसडीआर में उसने जो है चेंज किया और युआन को इंक्लूड एज अ करेंसी किया। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पर्टिकुलरली काफी बड़ी विक्ट्री थी। फिर दूसरा जो रिफॉर्म्स जो प्रपोज था, कोटा रिफॉर्म, कि कोटा इंक्रीज किया जाए। मैंने आपको पहले दिखाया था कि इंडिया का प्रपोर्शन पहले जो है 2.44 था, उसको भी जो है रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए, कोटा में चेंजेस किए गए। इंडिया का कंट्रीब्यूशन जहां 2.44% था, वही इंक्रीज करके 2.78 कर दिया गया। चाइना का भी कंट्रीब्यूशन जहां 4% था, वहां पे 6.46 कर दिया गया। यूएसए का आप देखिए, यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन पहले था, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 17.7 था, और वो जो है 2016 के बाद बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 17.6 कर दिया गया, 0.7 से 0.6, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है ये बाकी सारी कंट्रीज से ही रिड्यूस करके किया गया था, इन लोग को, इंडिया और चाइना को ऐड कर, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया गया था। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो था वो 2015-16 में इंप्लीमेंट किया गया, और जब जो है इंडिया का और चाइना का और सिमिलरली ब्राजील का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो थी वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, जस्ट डबल हो गई जो उसकी पहले कंट्रीब्यूशन थी, स्ट्रेंथ थी। जैसे उसके पास अगर पहले 300 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, तो बढ़ के सीधे 600 बिलियन यूएस डॉलर हो गए। तीसरा रिफॉर्म जो उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेकर था, कि वो जितने 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होंगे वो सब के सब जो है इलेक्ट होंगे, और 5 परमानेंट सीट जो थी वो नहीं रहनी चाहिए, वो भी जो है इंप्लीमेंट हुई। और फाइनली जो पहले था कि 24 में से 5 अपॉइंट जो परमानेंट थे, वो जो है प्रपोज को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो है वो परमानेंट अपॉइंटेड नहीं रहेंगे और सारे के सारे जो है इलेक्टेड ही रहेंगे, उसको भी इंप्लीमेंट किया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी प्रपोज्ड रिफॉर्म्स थे पहले, वो सारे के सारे जो है इंप्लीमेंट कर दिए गए 2015-16 में।
तो IMF के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, स्पेशली फॉर डेवलपिंग नेशंस, कि जो भी प्रपोज रिफॉर्म्स है जिसके लिए काफ़ी टाइम से जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनिशिएट कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे, वो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई और उनको भी अपनी बात जो है इफेक्टिवली अब IMF में रखने दी जा रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस बात को जो है बहुत क्लियरली जो है समझा कि IMF जो है किस तरीके से उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, SDR और कोटा, ये जो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे IMF के, वो पहले कैसे थे और रिफॉर्म्स में क्या एक्सपेक्ट किया गया था, और जैसे जैसे इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती गई, वैसे वैसे वो लोग भी जो है एक IMF जैसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी बात और अपने वेट को असर्ट करने लग गए कि उनकी बात भी सुनी जाए, उनके पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिवली जो है उनकी भी वोटिंग शेयर जो है बढ़ाई जाए। तो ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ डिले की गई और इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ की बातों को इग्नोर किया गया, बट फाइनली ऑल डेवलप्ड कंट्रीज हैड टू एग्री, बिकॉज बिना जो है डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लिए बिना चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज की इकोनॉमिक पावर हाउसेस जो इंडिया और चाइना है, उनकी बातों को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता लंबे समय तक, और इसीलिए IMF में रिफॉर्म्स एक्सेप्ट किया। IMF के रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने का एक और भी रीजन था, क्योंकि चाइना पैरेलली IMF की ही तरीके से एक और जो है इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की बात सोचने लगा था। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन in next lecture and we'll continue with this topic. Thank you very much.